मैं फिर से रिबॉर्न हो गया। मैं अपनी पत्नी या से शादी होने के अगले ही दिन वापस लौट आया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसे एक गूंगी नौकरानी से भी बदतर समझता था। मैं उसे बेरहमी से मारता था, गालियां देता था और उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। मुझे अपनी गलती का एहसास तभी हुआ जब उसने खदान में मेरी जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। मैं उसके लिए कीमा मिले अंडे का एक कटोरा लेकर आया और मन ही मन कसम खाई कि इस जिंदगी में अपनी जान देकर भी उससे प्यार करूंगा। उसने सिर झुकाकर चुपचाप कटोरा ले लिया, लेकिन मैं उसके दिल की हर आवाज साफ साफ सुन पा रहा था। धत तेरे की, फिर वही बुरा सपना। पिछली जिंदगी में इसी दवाई मिले अंडे ने मेरा बच्चा गिरा दिया था। मेरे हाथ कांप उठे। कटोरा मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पीले अंडे और कीमे की खिचड़ी पूरे फर्श पर फैल गई। पतले दुबले शरीर वाली लीनहान दर्द से ऐसे सिसकी जैसे कोई बीमार और कमजोर खरगोश हो। उसने हैरानी से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वान बुफान नाटक करता रहा। इस जिंदगी में सबसे पहले मैं यही खाना तेरी माँ को खिलाऊंगी। मैं यहीं रुकूंगी। मैं एकदम जम गया। वो भी रिबॉर्न हो चुकी थी और इस बार वो मेरे लिए भयानक नफरत लेकर लौटी थी। उसका हाथ जो उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ था अचानक तेजी से हिला। उसने कागज का एक छोटा सा पैकेट अपनी आस्तीन के अंदर सरका दिया। उसकी हरकत इतनी तेज और इतनी छिपी हुई थी कि अगर मैं उसे लगातार घूर नहीं रहा होता तो कभी नोटिस ही नहीं कर पाता। मेरी पिछली जिंदगी में यही कीमा मिला अंडा मेरी माँ लियू कुयुआ ने उसे दिया था और हमारा पहला बच्चा हमेशा के लिए खो गया। मैंने हमेशा यही सोचा कि उसकी वजह उसकी कमजोरी थी। मैं उसे एक गूंगी नौकरानी समझता रहा जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। मैं उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगा। उसे मारना, डांटना और बेइज्जत करना मेरी रोज की आदत बन गई। लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उस अंडे में दवाई मिली हुई थी। नहीं, मैंने कभी अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। अरे निकम्मी, क्या पाप है ये? एक कटोरा तक ठीक से नहीं पकड़ सकती? मेरी जिंदगी में तेरे जैसे गूंगे इंसान का क्या फायदा? इतना कहकर मेरी माँ ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। लिनहान का गाल पल भर में लाल होकर सूज गया, लेकिन उसने रोने तक की हिम्मत नहीं। पिछली जिंदगी में मैं बस ठंडे चेहरे से ये सब देखता रहता था। मुझे लगता था कि उसे मारना बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं बदल चुका था। मैंने अचानक आगे बढ़कर अपनी माँ की कलाई पकड़ ली। माँ, बस। मेरी आवाज भारी और कांप रही थी। लियू कोयुआ ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न हो। वान बुफान, क्या तू पागल हो गया है? इस गूंगी के लिए मुझ पर चिल्ला रहा है? लीनहान भी पूरी तरह जड़ हो गई। उसकी डरी हुई आंखों में हल्की सी उलझन दिखाई दी और मैं उसके दिल की आवाज फिर साफ सुन सका। क्या हो रहा है? इसे तो अपनी माँ का साथ देकर मुझे डांटना चाहिए था। क्या ये मुझे टॉर्चर करने का कोई नया तरीका है? मैं समझ गई। पहले मुझे एक टॉफी देगा, फिर एक जोरदार थप्पड़ मारेगा। क्या चाहता है कि मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊं? वान बुफान, क्या तू सपना देख रहा है? उसके हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। इतना दर्द हो रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसकी नजरों में मेरी हर सांस भी एक गुनाह थी। मैंने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया, फिर नीचे झुककर जमीन पर बिखरे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े उठाने लगा। ये उसका काम नहीं था। अचानक एक तेज टुकड़े ने मेरी उंगलियां काट दी। खून की बूंदें तुरंत बाहर निकल आईं। लिनहान का दिल फिर से सिकुड़ गया। इसके हाथ से खून निकल रहा है। ये खुद को चोट पहुंचाकर मेरी सावधानी कम करना चाहता है। सच में मेरे लिए अपना खून तक बहाने को तैयार है। मैंने उन टुकड़ों को और कसकर पकड़ लिया। खून मेरी उंगलियों के बीच से लगातार टपकने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसकी नफरत से ज्यादा दर्द भला और क्या हो सकता है? लिनहान, मुझे माफ कर दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप एक कदम पीछे हट गई। उसने सिर झुका लिया। वो बिल्कुल बेजान मूर्ति जैसी लग रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। माफी? वान बुफान, तुम्हारी माफी की कोई कीमत नहीं है। पिछली जिंदगी में मैं खदान में मर गई थी, जब मेरे शरीर की एक भी हड्डी नहीं बची थी। तब तुम कहाँ थे? अब आकर सॉरी बोल रहे हो? मैंने टूटे हुए बर्तन के टुकड़े मलबे के ढेर में फेंक दिए और खड़ा हो गया। मैं उसके और अपनी माँ के बीच आकर खड़ा हो गया। माँ, आज से घर का सारा काम मैं करूंगा। उसे अब कोई काम मत देना। खाना मैं बनाऊंगा, कपड़े मैं धोऊंगा, पानी भी मैं ही भर कर लाऊंगा। वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की खरीदी हुई गुलाम नहीं। मेरी माँ गुस्से से चीख पड़ी। क्या तू इस बांझ और निकम्मी औरत के लिए पागल हो गया है? मेरे खिलाफ खड़ा होगा? अपनी माँ के खिलाफ? मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने लिनहान की कलाई पकड़ी और उसे हमारे छोटे से नए नवेले दूल्हा दुल्हन वाले झोपड़े में वापस ले गया। उसकी कलाई बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी पतली कि ऐसा लग रहा था जैसे हल्का सा छूते ही टूट जाएगी। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, वो डर कर पीछे हटने लगी, जैसे उसे मुझसे घिन आ रही हो। मैंने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। छोड़ो, अपनी ये बनावटी हरकतें मत दिखाओ। उसकी शिकायतें किसी तेज चाकू से भी ज्यादा चुभ रही थीं। मैं चुपचाप बिस्तर के नीचे से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाल कर लाया। उसे खोला। उसके अंदर मेरी पूरी जमा पूंजी रखी थी, 136 युआन और 50 सेंट।
मैंने सारा पैसा निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। पहले मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। ये सारे पैसे रख लो, जो मन करे खरीद लेना। आज से मैं जो भी एक एक पैसा कमाऊंगा सब तुम्हें दूंगा। वो अपनी हथेली में रखे पैसों को लगातार देखती रही, जैसे उसे मेरी हरकत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ सेकंड बाद उसके दिल की व्यंग्य भरी हंसी फिर गूंज उठी। मुझे पैसे दे रहे हो? पिछली जिंदगी में तुम सारे पैसे लेकर भाग गए थे, सब उड़ा दिए, फिर वापस आकर मुझे ही पीटा। इस जिंदगी में पैसों से मुझे खरीदना चाहते हो, मुझे अपना वफादार बनाना चाहते हो, या फिर अच्छी कीमत पर मुझे बेच दोगे? ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ। वान बुफान, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम बर्बाद होकर मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर भीख मांगोगे। उसने पैसे चुपचाप ले लिए, उन्हें बहुत संभाल कर अपने अंदर वाले पॉकेट में रख लिया। फिर वो मेज के पास गई, कागज और कलम उठाई। उसने एक लाइन लिखी और कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी लिखावट साफ और सुंदर थी, लेकिन उसके हर शब्द में बर्फ जैसी ठंडी अटल बेरुखी भरी हुई थी। मैं उसकी पतली सी पीठ को दरवाजे से बाहर जाते हुए बस चुपचाप देखता रह गया। मेरा दिल मिली जुली इमोशन से भरा हुआ था। मुझे पता था कि हमारी वॉर अभी बस शुरू हुई थी। अगले दिन मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। मैंने चावल उबालकर सफेद दलिया बनाया और सब्जी को हल्का फ्राई किया। जब मैंने ब्रेकफास्ट मेज पर रखा तभी मेरी माँ और लिन हुआन उठकर बाहर आईं। मेरी माँ ने ताना मारते हुए कहा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुझे खाना बनाना भी आता है? मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने एक कटोरा दलिया निकाला और उसे लिन हुआन के सामने रख दिया। खा लो, अभी भी गर्म है। लिन हुआन ने सिर झुका लिया और बिल्कुल नहीं हिली। दलिया में जहर है या फिर सब्जी में? छोड़ो, मैं नहीं खाऊंगी। देखते हैं तुम ये नाटक कब तक कर सकते हो। मैंने धीरे से सांस ली, उसका कटोरा उठाया और उसके सामने ही दलिया का एक बड़ा घूंट पी लिया। इसमें कोई जहर नहीं है, आराम से खाओ। लिन हुआन का शरीर हल्का सा कांप गया। आखिरकार उसने सिर उठाया। उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थी। मेरी माँ से यह सब देखा नहीं गया। उसने जोर से मेज पर हाथ पटका। वान बुफान, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं रही। इसे बोल, सारे बर्तन मांजे, पूरे फैमिली के कपड़े धोए और दोपहर में खेत जाकर सारी घास भी निकाले। मैंने शांत आवाज में कहा, माँ, मैंने पहले ही कहा था, आज से ये सारे काम मैं करूंगा। वो मेरी वाइफ है, कोई नौकरानी नहीं। मेरी माँ गुस्से से चीख उठी, क्या अब तू मेरे खिलाफ हो गया है? मैं जो कहूंगी वही करेगी। इतना कहकर उसने अपने पास रखा झाड़ू का डंडा उठाया और पूरी ताकत से लिन हुआन की तरफ फेंकते हुए बोली, मनहूस औरत, मेरे और मेरे बेटे के बीच फूट डाल रही है। लिन हुआन ने डर कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जिस दर्द का उसे इंतजार था वो कभी आया ही नहीं। मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। झाड़ू का डंडा मेरी पीठ पर जोर से लगा। ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। मैंने दांत भींच कर कहा, वान बुफान, हट जा। अगर मारना है तो मुझे मारो, उसे हाथ मत लगाना। लिन हुआन मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई थीं। मैं उसके दिल की आवाज साफ सुन पा रहा था। वो मेरी रक्षा कर रहा है। क्यों? क्या ये कोई नया ट्रिक है? नहीं, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा प्लॉट छिपा है। मैं बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। मेरी माँ ने देखा कि मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गुस्से में उसने झाड़ू फेंक दी, फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने और लौटने लगी। अरे, मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया। पड़ोस के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। पिछली लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा बदनामी से डर लगता था, और उससे भी ज्यादा मेरी माँ के ऐसे तमाशे से। इसलिए हर बार जब वो लिन हुआन को मारती थी मैं चुप रहता था, यहाँ तक कि उसका साथ भी देता था। लेकिन अब ये सब मुझे सिर्फ बेहद परेशान करने वाला लग रहा था। मैं मुड़ा। मैंने अभी भी सदमे में खड़ी लिन हुआन की तरफ देखा, फिर अपनी आवाज नरम करके कहा, डरो मत, पहले अपने रूम में चली जाओ। लिन हुआन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत जटिल इमोशंस थे। वो बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चली गई। उसके अंदर जाते ही मैं मुड़ा और जमीन पर लौट रही लियू कुयो की तरफ ठंडी नजरों से देखा। माँ, अगर आपको लगता है कि मैं नालायक बेटा हूँ तो मान लीजिए आपका ऐसा कोई बेटा कभी था ही नहीं, लेकिन आज से मैं लिन हुआन को प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहकर मैंने उसकी चीखें और रोना पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं मुड़कर आंगन में पानी भरने चला गया। मेरे पीछे माँ की गालियां और पड़ोसियों की फुसफुसाहट लगातार सुनाई देती रही। मैं हल्का सा लड़खड़ा गया। मुझे अच्छी तरह पता था दोबारा रीबॉर्न होकर लौटा लिन हुआन का भरोसा जीतने और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का रास्ता अभी बस शुरू हुआ था। मुझे अपने हर एक्शन से धीरे धीरे उसके दिल में बैठे सारे शक और नफरत को तोड़ना था। अगले कई दिनों तक घर के सारे गंदे और भारी काम मैंने अपने ऊपर ले लिए। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं 2 बड़े घड़े पानी से भर देता, फिर ब्रेकफास्ट बनाता। दिन में गांव की कंस्ट्रक्शन टीम के साथ सड़क बनाने जाता ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमा सकूं। रात को वापस आकर पूरे फैमिली के कपड़े धोता, आंगन साफ करता। मैंने जो भी मनी कमाया एक भी पैसा अपने पास रखे बिना सब लिन को दे दिया। मांस और सफेद आटे के बन भी उसी को खाने के लिए दिए।
और मैं खुद सिर्फ सूखी सख्त रोटी और अचार खाकर गुजारा करता। मेरी माँ मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वो हर दिन किसी न किसी तरीके से लिन को परेशान करने की कोशिश करती। कभी कहती कि उसका सिर दर्द कर रहा है और लिन हुआन से अपने पैरों की मसाज करवाती। कभी कहती कि कपड़े ठीक से साफ नहीं हुए और उसे दोबारा तपती धूप में नदी पर जाकर धोने का हुक्म देती। लेकिन हर बार मैं बीच में आकर उसे रोक देता। माँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये काम मैं कर लूंगा। मैंने लिन हान के हाथ से हथौड़ा छीन लिया और लकड़ी के तख्ते पर पूरी ताकत से मारना शुरू कर दिया। मेरी माँ वहीं खड़ी लगातार बड़बड़ाती रही। शादी क्या हुई, तू तो अपनी माँ को ही भूल गया। उस गूंगी ने आखिर तुझ पर कौन सा मैजिक कर दिया है जो तू उसके बस में आ गया। लिनहान थोड़ी दूर खड़ी चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके दिल के थॉट्स शुरुआत में सिर्फ यही थे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पाखंडी हूँ और मेरे पीछे कोई छुपा हुआ मोटिव है। लेकिन धीरे धीरे उसके थॉट्स बदलने लगे। ये आखिर करना क्या चाहता है? क्या इसे थकान नहीं होती? क्या इसकी पीठ अभी तक दर्द नहीं कर रही? हालांकि उसके दिल में अभी भी सावधानी और शक भरा हुआ था, लेकिन अब वो सिर्फ नफरत नहीं रह गई थी। ये मेरे लिए एक अच्छी साइन थी। एक दिन मैं गांव से लौटा। मैं उसके लिए फूलों वाली नई पॉलिस्टर शर्ट खरीद कर लाया। पिछली लाइफ में जब भी वो सप्लाई और मार्केटिंग कून ऑपरेटिव स्टोर के सामने से गुजरती थी, इस शर्ट को बहुत देर तक खिड़की से देखा करती थी। लेकिन मैंने कभी उसके लिए इसे खरीदने की परवाह नहीं की। मैंने शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए। उसने हैरानी से शर्ट ले ली। उसकी उंगलियां उस मुलायम कपड़े को धीरे धीरे सहलाने लगीं। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। ये शर्ट पिछली जिंदगी में झो झो के पास भी बिल्कुल ऐसी ही थी। झो झो गांव के मुखिया की बेटी थी। पिछली लाइफ में मैं हमेशा उसे पसंद करता था, उसके पिता से आसान जॉब पाने के लिए। मैं लिन हान के सामने हमेशा झो झो की तारीफ करता रहता था। मेरा दिल एकदम बैठ गया, जैसा मैंने सोचा था। अगले ही पल उसके दिल की आवाज फिर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तो ये शर्ट मेरे लिए खरीदी है या फिर जो ने मना कर दिया इसलिए अब मुझे दे रहे हो? क्या तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ दूसरों की छोड़ी हुई चीजें पहनने लायक हूँ? वान बुफान, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। उसने शर्ट मेरे सीने पर फेंक दी, फिर मुड़ी और सीधे कमरे में चली गई। धड़म, उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सब बिगाड़ दिया था। मैं भूल गया था कि जो ने भी यही शर्ट खरीदी थी और कल ही पहनकर घूमी थी। उस रात मैंने उसका सबसे पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क बनाया। मैंने कटोरे की सारी मीट उसके सामने रख दी, लेकिन उसने चॉपस्टिक तक नहीं उठाई। झूठा। एक कटोरा ब्रेस्ड पोर्क और एक फटी हुई शर्ट। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मैं अपनी पिछली जिंदगी का दर्द भूल जाऊंगी? वान बुफान, सपने देखना बंद करो। मैं चुपचाप सफेद चावल खाता रहा। दिल के अंदर बहुत बेचैनी थी। मुझे समझ आ गया था जो कर्ज मैं उस पर छोड़ चुका था, उसे चुकाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसके दिल पर बना घाव 1-2 दिन में कभी नहीं भर सकता था। उसी समय मेरा तथाकथित अच्छा ब्रदर शांग शोशांग लापरवाही से अंदर आया। पिछली लाइफ में इसी ने मुझे कोयले की खदान में जाने के लिए बहकाया था। इसने कहा था वहां बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आखिर में खदान धंस गई। लिन हान ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसी हादसे में वो मलबे के नीचे दबकर मर गई और इसी आदमी ने मेरी मुआवजे की पूरी रकम हड़प ली, फिर तुरंत झो झो से शादी कर ली। मैं अंदर ही अंदर चौंक गया। क्या ये भी रिबॉर्न होकर लौटा है? नहीं, इसका चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। उसे मेरी अजीब नजर का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। वो सीधे बैठ गया, चॉपस्टिक उठाई और सबसे बड़ा पोर्क का टुकड़ा उठाकर सीधे अपने मुंह में डाल लिया। भाई फान, लगता है तू अमीर हो गया। आजकल तो मीट खा रहा है। वैसे मेरे पास तुझे अमीर बनाने का एक तरीका है। चल मेरे साथ। दक्षिण से एक बड़ा बॉस आया है। उसे पहाड़ों के बहुत सारे सामान खरीदने हैं। वो मार्केट प्राइस से पूरे 30% ज्यादा दाम देगा। चल पूरे गांव का सामान इकट्ठा करते हैं, फिर उसे बेच देंगे। कम से कम इतना प्रॉफिट तो पक्का होगा। उसने 5 उंगलियां फैलाकर इशारा किया। मैं हल्का सा हंस पड़ा। बिल्कुल वही बातें जो पिछली लाइफ में भी उसने कही थी। तब मैंने उस पर पूरा भरोसा कर लिया था, अपनी सारी बचत लगा दी, यहाँ तक कि ऊंचे ब्याज पर उधार तक ले लिया। लेकिन आखिर में वो बड़ा बॉस एक ठग निकला। मैं कर्ज में डूब गया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और वो ठग आराम से बच निकला। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है। वो खुश होकर हंस पड़ा। मुझे पता था तू मान ही जाएगा, भाई फान। उसी समय मैंने लिन हान के दिल की आवाज सुनी, इडियट, इतना साफ स्कैम भी नहीं पहचान सकता। पिछली जिंदगी में इसे गरीबी से ही मर जाना चाहिए था। रुको, अगर ये सारा पैसा उड़ा देगा तो आखिर में मुझे बेच देगा। ऐसा एंडिंग भी बुरा नहीं है। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस जिंदगी में अब ठग के साथ हमारा हिसाब बराबर होगा। अगले दिन वो ठग बेचैनी से मुझे ढूंढने आ गया। भाई फान, पैसे इकट्ठा हुए या नहीं? मैंने शांत आवाज में कहा। पैसे मेरी वाइफ के पास हैं। वो एकदम चौंक गया। भाई फान, मजाक कर रहा है क्या? एक गूंगी औरत से घर का पैसा संभलवा रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं, बस उसकी तरफ देखा। ठग कुछ पल के लिए चुप हो गया। आखिर उसे मेरे साथ घर चलना पड़ा। लिनहान मेज के पास बैठी कपड़ों में पैबंद लगा रही थी। हमें अंदर आते देख उसकी आंखें तुरंत सतर्क हो गईं। मैंने कहा, लिनहान, मुझे पैसे दे दो। उसके दिल की आवाज तुरंत गूंज उठी। सिर्फ एक बात कहोगे और मैं पैसे दे दूं? वान बुफान,
तुम सच में बेवकूफ हो या सिर्फ बनने का नाटक कर रहे हो? मैंने कहा, इसने मुझे एक बिजनेस बताया है, इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, मुझे पैसे दे दो। जब मैं पैसा कमा लूंगा तो तुम्हारे लिए सोने की एक मेज खरीदूंगा। इस बार उसने सिर्फ ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर बिना एक शब्द बोले दोबारा सिर झुका लिया और कपड़ों में पैबंद लगाना जारी रखा, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मेरी पिछली जिंदगी में भी मैंने यही कहा था। वो उठी और अपने छुपाकर बचाए हुए 10 से ज्यादा युआन जो उसकी पॉकेट मनी थी मुझे दे दिए, लेकिन आखिर में वो सारे पैसे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? भाई फैन, क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? ये अमीर बनने का बहुत बड़ा मौका है, अगर इसे खो दिया तो तुम दोनों को पूरी जिंदगी सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की हवा पीकर गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन लिन फिर भी नहीं मानी। उस ठग ने मुझे एक इशारा किया। उसका मतलब था कि मैं इतना बड़ा आदमी होकर भी एक औरत को हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं हल्का सा हंस पड़ा। उस ठग का भरोसा जीतने के लिए मैंने लिन हिवान के हाथ से फलों की टोकरी छीन ली और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दी। गूंगी, ज्यादा अकड़ दिखा रही है। मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूं और तू देने की हिम्मत नहीं कर रही। मान या ना मान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी पिछली जिंदगी में हुआ करता था। लिन हुआन का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। आ गया, अब ये और नाटक नहीं कर सकता। मुझे पता था ये कैसे बदल सकता है। मार ले, डांट ले, वैसे भी मुझे इसकी आदत हो चुकी है। बस मैं इसे पैसे नहीं दूंगी, इसके अलावा ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। शैनो ये सब देखते हुए अंदर से घबरा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था। उसे मेरा ये गुंडा वाला रूप बहुत पसंद था। मैं जितना बड़ा गुंडा बनता, मुझे कंट्रोल करना उसके लिए उतना ही आसान होता। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए लिन के पास गया। मैंने अपना हाथ उठाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप थप्पड़ का इंतजार करने लगी, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस तेज आवाज ने लिन हुआन और चानो दोनों को हैरान कर दिया। मैंने अपना गाल पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, लिन हुआन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था और तुम्हें मारने का तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं गुंडा हूं, लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। बस इस बार मुझ पर भरोसा कर लो, आखिरी बार प्लीज। मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि एक पल के लिए मुझे खुद भी यकीन होने लगा। लीन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों का डर अब पूरी तरह कंफ्यूजन में बदल चुका था। तुम क्या कर रहे हो? खुद को मारते मारते पागल हो गए हो क्या? भाई फैन, मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस लाल आंखों से उदास होकर लिन हुआन को देखता रहा। मुझे पता था कि सिर्फ मारने डांटने से अब वो पूरी तरह इम्यून हो चुकी थी। सिर्फ ऐसा जबरदस्त फर्क ही उसके जमे हुए दिल को हिला सकता था। और जैसा मैंने सोचा था, उसका दिल डगमगाने लगा। लगता है इस बार ये सच बोल रहा है, और अगर सच में पैसे कमा सकता है तो शायद मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैंने अपनी जेब से एक कागज निकाला। वो एक प्रोमिसरी नोट था जिसे मैंने पूरी रात जाग कर लिखा था। लिन हुआन, ये उधार का कागज है। मैं वांग बफान आज अपनी पत्नी लिन हुआन से बिजनेस करने के लिए 136 युआन 50 सेंट उधार ले रहा हूँ। 1 महीने के अंदर मैं उसे 200 युआन वापस कर दूंगा। अगर मैं पैसे वापस नहीं कर पाया तो मैं वांग बफान अपनी मर्जी से खाली हाथ इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने वो कागज उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ में रख दिया। चंसू पूरी तरह हैरान रह गया। उसने जिंदगी में ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। उधार का कागज, और अगर पैसे नहीं दिए तो घर छोड़ देगा। ये तो बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। क्या ये सच में पैसे कमाना चाहता है, या फिर इस तरीके से पैसे ठग कर भाग जाना चाहता है? लेकिन अगर भाग भी गया तो घर और जमीन तो साथ नहीं ले जा सकता। लिन हुआन बहुत देर तक सोचती रही। आखिरकार वो उठी और अपने अंदर वाले कपड़े की जेब से कपड़े का एक छोटा सा बंडल निकाला। उसने उसे एक एक परत खोलकर अंदर रखे मुड़े हुए नोट बाहर निकाले। उसने 130 युआन गिने। मैं तुम्हें सारे पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम भाग गए तो कम से कम मेरे पास मायके वापस जाने के लिए कुछ पैसे तो बचने चाहिए। उसने भारी मन से मुझे पैसे उधार दे दिए। उसे अब भी मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि फिलहाल मैं इससे ज्यादा हासिल नहीं कर सकता था। थैंक यू लिन हुआन। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो चुपचाप मुड़ी और जमीन पर पड़ा फोटो फ्रेम उठाने लगी। भाई फैन, तुम कमाल हो। अपने साथ भी इतने बेरहम हो सकते हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने मुझे फंसाया था। रुको, इस जिंदगी में मैं तुमसे अपना पूरा हिसाब चुकता करवाऊंगा। मैं उसके साथ पहाड़ से माल लेने नहीं गया। मैं 130 युआन लेकर सीधे काउंटी के रिसाइकलिंग स्टेशन पहुंच गया। मेरी पिछली जिंदगी में दिवालिया होने के बाद मैंने कर्ज चुकाने के लिए हर तरह का काम किया था, जिसमें रिसाइकलिंग स्टेशन में मशीनें खोलने का काम भी शामिल था। मुझे साफ याद था कि इन्हीं दिनों दूसरी प्रोविंसेस से पुरानी और बेकार मशीनों का एक बड़ा बैच यहाँ आने वाला था। दूसरों की नजर में वो सिर्फ कबाड़ था, लेकिन मेरी नजर में वो खजाना था, क्योंकि उन मशीनों में से एक के अंदर हाई प्योरिटी इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉपर प्लेट छुपी हुई थी, जिसे कोई भूल गया था। 80 के दशक में इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। मैंने लगातार 2 दिन तक कबाड़ के ढेर में तलाश की। आखिरकार मुझे एक कोने में वो साधारण सी पुरानी मशीन मिल गई। मैंने पूरे कबाड़ का वो ढेर 100 युआन में खरीद ली।
रिसाइकलिंग स्टेशन का मालिक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। मैंने एक गाड़ी किराए पर ली और उस मशीन को गांव की लोहार की दुकान पर ले गया। मास्टर, जरा इसे खोल दीजिए। लोहार ने मशीन को देखा और बोला, बेटा, इसे खोलने से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ ना? बस इसे खोल दो, मेहनत की पूरी पेमेंट दूंगा। मैंने उसे सिगरेट का एक पैकेट दिया। बूढ़े उस्ताद ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने बड़ा सा हथौड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। आधा दिन मेहनत करने के बाद उसने आखिरकार मशीन का बाहरी हिस्सा खोल दिया। अंदर से तेल लगे कपड़े में लिपटी हुई गीली और चिपचिपी एक चीज दिखाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सावधानी से वो तेल वाला कपड़ा खोला। अंदर से धातु जैसी चमक वाली एक कॉपर प्लेट दिखाई दी। यही थी। मैंने तय हुई रकम के हिसाब से उसकी मेहनत की पेमेंट कर दी। कॉपर प्लेट को सीने से लगाकर मैं सीधे शहर की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पहुंच गया। लड़के, ये तुम्हें कहां से मिली? ये मुझे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। वैल्यूएशन और नेगोशिएशन के बाद आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ने वो कॉपर प्लेट 5,000 युआन में खरीद ली। 5,000 युआन! उस दौर में जब एक आम आदमी की महीने की सैलरी सिर्फ कुछ दर्जन युआन होती थी, ये रकम किसी दौलत से कम नहीं थी। नोटों की मोटी गड्डियां हाथ में पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। दोबारा जन्म लेने के बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी किस्मत पूरी तरह मेरे अपने हाथों में है। मैं तुरंत घर वापस नहीं गया। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट स्टोर गया। मैंने लिन के लिए एक खूबसूरत लाल ड्रेस खरीदी और नए सफेद लेदर शूज भी। साथ ही बिग व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी, मिल्क एसेंस और एक मोटा सा रोस्ट घूस भी खरीदा। पिछली जिंदगी में मैं उसका बहुत कर्जदार था। इस जिंदगी में मैं उसे सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। जब मैं ढेर सारे सामान के साथ गांव लौटा तो पूरा गांव हैरान रह गया। वंग बफन अमीर हो गया। ये उस आदमी के साथ पहाड़ पर माल लेने भी नहीं गया था। इतनी जल्दी पैसे कैसे कमा लिए? मैंने लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधे घर चला गया। उधर, अगर तुमने सारे पैसे नहीं गंवाए होते और सारा कैपिटल बर्बाद नहीं किया होता तो वांग बफन और ज्यादा माल खरीद सकता था और भी ज्यादा पैसे कमा सकता था। अब देखो, ना पैसे बचे ना कैपिटल। लिन के पतले कंधे हल्के से सिकुड़ गए। मेरा दिल गुस्से से जल उठा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे भाई फैन, आखिर तुम वापस आ ही गए। हमें धोखा मिल गया। दक्षिण वाला बड़ा बॉस एक ठग निकला। वो हमारा सारा माल लेकर भाग गया। मेरे सारे पैसे और वो माल भी जो मैंने तुम्हारे लिए 130 युआन में इकट्ठा किया था, सब कुछ चला गया। उसने ऐसा दुखी चेहरा बनाया जैसे सबसे बड़ा नुकसान उसी का हुआ हो। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने हाथ का सारा सामान जमीन पर रखा, फिर अपने सीने से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और उसके सामने लहरा दी। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं गया। भाई फैन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ल्यूक्वा की डांट वहीं रुक गई। उसकी नजरें मेरे हाथ के पैसों पर जम गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। लिन ने भी सिर उठाया। उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। इसने सच में पैसे कमा लिए? इतने सारे? इसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। मैंने उन दोनों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा लिन के पास गया और सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए। लिन हुआन, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। ये लो 4,000 युआन, इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना। फिर मैंने लाल ड्रेस निकाली और उसके सामने पकड़कर कहा, तुम्हें पसंद है? लिन मुझे देखती रही, फिर अपने हाथों में रखे पैसों को देखा, फिर उस खूबसूरत लाल ड्रेस को। वह पूरी तरह सुन्न रह गई। पहली बार उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। 4,000 युआन, ये इतने पैसे कहां से लाया? क्या इसने चोरी की है या कहीं से छुपा कर लाया है? इसने सारे पैसे मुझे दे दिए। क्या चाहता है कि मैं इन्हें कुछ दिन संभाल कर रखूं या बाद में इसे वापस कर दूं? या क्या ये मुझे बेचने के बदले मिले हुए पैसे हैं? उसके दिमाग में एक पल में जाने कितने ख्याल दौड़ गए। उसे देखकर मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ। लगता है पति पत्नी के बीच भरोसा दोबारा बनाने का रास्ता पैसों से होकर ही गुजरता है। 4,000 युआन! हे भगवान! बेटा जल्दी! माँ, ये पैसे लिन हुआन के हैं, इन्हें हाथ मत लगाइए। मैंने अपनी सौतेली माँ को पीछे धकेल दिया। क्या तेरे पैसे मेरे पैसे नहीं हैं क्या? ल्यूक्वा गुस्से से उछल पड़ी, लेकिन मुझ पर हाथ उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जिस पल मैंने पैसे लिन हुआन को दिए, उसी पल से वो उसके हो गए। भाई फैन, तुम बहुत बेरहम निकले। कम से कम अपने भाइयों का तो ख्याल करते। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अमीर बनते ही अपने भाइयों को भूल गए। मेरे 130 युआन के माल के पैसे तो वापस करोगे ना? मैं मुड़ा और उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ हार जाऊं? भाई, उन 130 युआन को एक सबक समझ लो। आज के बाद तुम अपनी राह और मैं अपनी राह। वंग फान, ज्यादा मत उड़ो। ठीक है, देख लेंगे। वो धमकी देकर गुस्से में वहां से चला गया। मुझे पता था वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं था। इस जिंदगी में मैं उसे दोबारा मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं लिन को लेकर खाने की मेज पर बैठा। खाओ, अभी भी गर्म है। उसने मेज पर रखे सारे स्वादिष्ट खाने को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेहद उलझे हुए जज्बात भरे हुए थे। उसने चुपचाप चिकन लेग उठाया, लेकिन खुद खाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मुंह की तरफ बढ़ा दिया। मैं एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गई। ये पहली बार था जब उसने अपनी मर्जी से मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। हालांकि उसके मन की आवाज अब भी यही कह रही थी,
पहले इसे खिला देती हूँ ताकि रात में मुझे परेशान करने की ताकत न बचे। खा, खूब खा, काश खाते खाते तेरा दम ही घुट जाए। मेरे अंदर अनगिनत भाव उमड़ पड़े। मैंने चिकन लेग का एक बाइट लिया। रात को जब वो नहाकर बाहर आई, मैंने उसे वो लाल ड्रेस दे दी। इसे पहनकर देखो। वो कुछ पल झिझकी, फिर भी उसने ड्रेस ले ली। वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। अपनी स्कर्ट का किनारा मरोड़ते हुए सिर झुकाए खड़ी रही। उसे मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लाल ड्रेस उसकी सफेद त्वचा पर और भी खूबसूरत लग रही थी। कितनी सुंदर। पिछली जिंदगी में मैं इतना अंधा कैसे था जो उसके साथ ऐसा सलूक करता रहा। ये ड्रेस कितनी सुंदर है, लेकिन मैं इसे सिर्फ इसलिए पहन रही हूं ताकि वो देख सके। और सच, उसके मन की आवाज में एक किशोरी जैसी शर्म और गहरा डर दोनों थे। मैंने अपने दिल की भावनाओं को दबा लिया और जानबूझकर उससे थोड़ा दूर हट गया। बहुत रात हो गई है, जल्दी सो जाओ। कल मैं तुम्हें गांव घुमाने ले चलूंगा। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। क्या ये सच में समझदार हो गया है या अब भी मुझसे नफरत करता है? नहीं, ये जरूर कोई बुरा प्लान बना रहा होगा। मुझे अभी भी सावधान रहना होगा। मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे पता था कि वो मुझसे डरती है। पिछली जिंदगी में जब भी मैं शराब पीता था, उसे मारता पीटता था। उन जख्मों के निशान सिर्फ उसके शरीर पर नहीं, उसके दिल पर भी हमेशा के लिए छप चुके थे। अब मैं उसे दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक वो खुद दिल से ऐसा न चाहे। रात में मुझे उसके करवटें बदलने की आवाज सुनाई देती रही। मुझे पता था उसे भी नींद नहीं आ रही। उसका दिल भी उलझा हुआ था और मैं भी जाग रहा था। मैं सोच रहा था पिछली जिंदगी में उस गर्भ गिराने वाली दवा की सच्चाई कैसे सामने लाऊं। वही हमारे बीच सबसे गहरा कांटा था। जब तक उसे नहीं निकाला जाएगा, हम दोनों कभी नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। मैंने फैसला किया, शुरुआत ल्यूकुयुआ से करूंगा। उसी समय गांव के पूरब वाले छोर पर रहने वाली तानसेन परिवार की बहू हमारे घर आई। तानसेन ने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया था। इस वजह से वो बेटा न होने की चिंता में डूबी रहती थी। वो मेरी माँ के पास आई और बोली, भाभी, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेरी बड़ी बहू ने मुझे बहुत निराश कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ तुरंत जोश में आ गई। वो सलाह देने लगी, बहन, तुम्हें कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ, बहुत असरदार है। मैं चाय की केतली लेकर पास आया और अनजान बनते हुए बोला, सच? कैसा नुस्खा? मैंने सुना है कुछ घरेलू नुस्खे नुकसान भी कर सकते हैं, उन्हें ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे घूर कर कहा, तुझे क्या पता, इसे जेंडर चेंज मेडिसिन कहते हैं। जब लिन हुआन प्रेग्नेंट थी तब गांव की डायन बूढ़ी मैडम जा ने मुझे बताया था कि यह दवा पिलाओगी तो पक्का बेटा होगा। एक तरफ चुपचाप बैठी लिन हुआन अचानक कांप उठी। उसके हाथ की सुई उसकी उंगली में चुभ गई। खून की एक बूंद निकल आई, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। जेंडर चेंज मेडिसिन? कौन सी जेंडर चेंज मेडिसिन? उसे तुरंत पिछली जिंदगी का वो एक सूप याद आ गया जो उसने पिया था और जिसके बाद उसका बच्चा नहीं बच पाया। उस बात का जिक्र मत करो, मेरी माँ झुंझलाकर बोली। सब उस बेवकूफ बुढ़िया मैडम जहाँ की गलती थी। बाद में उसने बताया कि उससे प्रिस्क्रिप्शन बदल गई थी। उसने मुझे बेटे वाली दवा नहीं दी थी, वो तो अबॉर्शन वाली दवा थी। बताओ, इससे ज्यादा गुस्सा आने वाली बात क्या होगी? मैंने बेकार में इतना अच्छा देसी अंडा पकाया। वैसे भी वो गूंगी बदनसीब थी, उसका प्रेगनेंसी टिकना ही नहीं था। लिन हुआन के हाथ से जूते का तला जमीन पर गिर गया। वो बिल्कुल पत्थर की तरह वहीं जम गई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया हो। दोबारा जन्म लेने के बाद उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। वो ल्यूकुयुआ को घूर रही थी, मानो उससे नफरत करती हो। तो ये थी ल्यूकुयुआ, वांग बोफन नहीं। उस दवा में जहर उसकी माँ ने मिलाया था, वो भी गलती से। ये सब एक एक्सीडेंट था? ये कैसे हो सकता है? मैंने पूरी जिंदगी गलत इंसान से नफरत की। उसका दिल दर्द, उलझन और टूटन से भर गया। जिस नफरत ने उसे दोबारा जन्म लेने के बाद बदला लेने तक जिंदा रखा था, उसी नफरत में पहली बार दरार पड़ गई। तानसेन भी लकड़ी के दिए को घूरती रह गई। वो आधी हैरान होकर बोली, बहन, तुम मजाक तो नहीं कर रही? इससे किसी की जान भी जा सकती थी। मेरी माँ बोली, मेरी गलती क्या है? अगर किसी को दोष देना है तो उस डायन मैडम जान को दो। वैसे भी वो सिर्फ एक बेकार लड़की थी। अगर गर्भ गिर गया तो गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं। मैं गुस्से से कांप उठा। किसने कहा था तुम्हें वो घरेलू नुस्खा ढूंढने के लिए? मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया था, ताकि वान परिवार का वंश आगे बढ़े। मेरे भले के लिए तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। अपने भले के लिए तुमने मेरी पत्नी की जान लगभग ले ली थी। वो बच्चा भी मेरा पोता था। तुम्हें उसका नाम लेने का भी हक नहीं है। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। अगर नजरों से किसी की जान जा सकती तो ल्यूकुयुआ 1000 बार मर चुकी होती। वो डरकर पीछे हट गई। क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं मुड़ा, लिन हुआन के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने बहुत धीरे से उसकी घायल तर्जनी उंगली पकड़ी और उसे अपने मुंह में रख लिया। खून का स्वाद पूरे मुंह में फैल गया। उसका पूरा शरीर हवा में कांपते हुए पत्ते की तरह थरथरा रहा था। मैंने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में हैरानी और गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लिन हुआन, मुझे माफ कर दो। इस सब में मेरी भी गलती थी। मैं ना तुम्हारी रक्षा कर पाया
और ना ही हमारे बच्चे की। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अटल सच्चाई थी। उसने मेरी तरफ देखा और आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बड़े बड़े गर्म आंसू। उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। उस पल उसका दिमाग पूरी तरह खाली था, बस अंतहीन पछतावा। सच्चाई सामने आने के बाद लिन हुआन बदलने लगी। अब वो हर बात पर मुझसे बचने या मेरा विरोध करने की कोशिश नहीं करती थी। हालांकि वो अब भी बोल नहीं सकती थी, लेकिन मेरी तरफ उसकी नजर अब पहले जैसी ठंडी और नफरत से भरी नहीं थी। उसमें अब कुछ और था, उलझन और ऐसा कंफ्यूजन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने चुपचाप मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। जब मैं काम से वापस आता तो मेज पर मेरे लिए गुनगुना पानी रखा होता। अगर आधी रात को मुझे खांसी आती तो अगले दिन मेरे बिस्तर के पास रॉक शुगर वाली नाशपाती का एक कटोरा रखा मिलता। अगर मेरे कपड़े फट जाते तो वो रात भर जागकर उन्हें सिल देती। वो हमेशा ये सब काम चुपचाप करती, जैसे उसे डर हो कि मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मैं उसके मन की आवाज सुन सकता था। आज लकड़ी काटते समय उसके हाथ में चोट लग गई। उसे थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए ताकि हाथ भिगो सके। ठंड बढ़ रही है, उसकी जैकेट भी निकालनी चाहिए। ये सच में पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग लग रहा है। लेकिन उस दिन सच्चाई जानने के बाद क्या मैं फिर से उस पर भरोसा कर सकती हूँ? उस दिन के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझसे फिर कभी बात नहीं की। हम दोनों के रिश्ते पूरी तरह ठंडे पड़ गए। मैंने कमाए हुए पैसों से आंगन के बगल में एक छोटा सा घर बनवाया। मैं और लिन वहीं शिफ्ट होने वाले थे ताकि उस औरत से हमेशा के लिए दूर हो सकें जो हमारे घर में सिर्फ बदकिस्मती लाती थी। सब कुछ सही दिशा में जाता हुआ लग रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि एक जहरीला सांप अभी भी छिपकर बैठा है, सही मौके का इंतजार कर रहा है। पिछली बार जब मैंने सबके सामने उसकी बेइज्जती की तो वो कुछ समय के लिए गायब हो गया था। मुझे लगा उसने हार मान ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से लौटेगा। उस दिन जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, वो अचानक मेरे पास आया। उसके हाथ में अच्छी क्वालिटी की शराब की एक बोतल थी। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए उसकी तरफ देखा। भाई फैन, पिछली बार गलती मेरी थी, मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं तुम्हारे पैसे हड़पना चाहता था, लेकिन तुम बड़े दिल वाले इंसान हो। मेरी छोटी सोच पर मत उतरना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बस बता देना। फिर वो बोला, भाई फैन, मेरी काउंटी की सीमेंट फैक्ट्री में जान पहचान है। मैंने तुम्हारे लिए वहां जॉब का इंतजाम कर दिया है। परमानेंट जॉब है। यहाँ रेत की बोरियां ढोने से कहीं बेहतर। सीमेंट फैक्ट्री। पिछली जिंदगी में मैं सच में वहां काम कर चुका था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ था। उस दिन मैं बच गया था क्योंकि मैंने छुट्टी ले रखी थी। लेकिन अब दोबारा सोचने पर उस एक्सप्लोजन में शुरू से आखिर तक बहुत कुछ सस्पिशियस था, और उसका सीधा कनेक्शन इसी आदमी से था। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, इतनी अच्छी जॉब है तो तुम खुद क्यों नहीं करते? वो हंसकर बोला, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ भाई फैन। मेरे पास पहले से और भी काम है। तुम्हें बस ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। उसने रिकमेंडेशन लेटर मेरे हाथ में रख दिया। मैं उसकी नकली मुस्कान देखता रहा। उसी पल मुझे जवाब मिल गया। ये एक जाल था। ये मुझे मरवाना चाहता है। मैंने रिकमेंडेशन लेटर ले लिया और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब पहली सैलरी मिलेगी तो तुम्हें शराब पिलाऊंगा। वो खुश होकर बोला, जरूर भाई फैन, फिर मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। उसे लगा मैं उसके जाल में फंस चुका हूं, और वो जीत की मुस्कान के साथ वहां से चला गया। मैंने रिकमेंडेशन लेटर को कसकर पकड़ लिया। सुन, इस बार मैं सिर्फ तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि पिछली जिंदगी में जो जान तूने लिन से छीनी थी उसका पूरा हिसाब भी तुझसे लूंगा। घर लौटकर मैंने लिन हुआन को बताया कि मैं सीमेंट फैक्ट्री जा रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके हाथ की सुई रुक गई। सीमेंट फैक्ट्री? वांग बफन सच में बहुत चालाक है। एक बार धोखा खा चुका है, फिर भी उस आदमी की बात मान रहा है। उसके मन में पहली बार मेरे लिए गहरी चिंता पैदा हुई। मैंने कहा, लिन हुआन, इस बार शायद मुझे कुछ समय काउंटी में ही रुकना पड़े। घर के पैसे संभाल कर रखना, और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सुरक्षित रहना। घर से बाहर मत निकलना, मेरा इंतजार करना। मुझे डर था कि कहीं पिछली जिंदगी की तरह वो मुझे ढूंढते हुए बेकाबू होकर बाहर ना निकल पड़े। मैंने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ दी। उस चिट्ठी में मैंने उस आदमी पर अपना शक साफ साफ लिख दिया। रिकमेंडेशन लेटर की वजह से मुझे आसानी से जॉब मिल गई। जिस आदमी ने मेरा स्वागत किया उसका सरनेम ली था। उसका चेहरा दागों से भरा हुआ था, लेकिन लोगों को देखने का उसका तरीका, उसकी चालाकी और बुरी नीयत साफ दिखा रहा था। वो बोला, तू नया है, यहीं से काम शुरू कर। अगर मेहनत से काम करेगा तो तेरा फ्यूचर अच्छा होगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मुझे पहले से पता था वो उसी बॉस का आदमी है। पिछली जिंदगी में एक्सप्लोजन होने से सिर्फ एक दिन पहले उसी ने मेरी ड्यूटी उस धमाके वाली जगह पर लगाई थी। वर्कशॉप धूल से भरी हुई थी। सभी मजदूरों के चेहरे गंदगी से सने हुए थे। काम बेहद मुश्किल था, लेकिन मैं पूरी मेहनत से काम करता रहा, क्योंकि मैं उस बॉस के असली चेहरे के सामने आने का इंतजार कर रहा था। मैंने चुपचाप पूरे वर्कशॉप का लेआउट ध्यान से देखना शुरू किया, और बहुत जल्दी मुझे असली प्रॉब्लम दिखाई दे गई।
कई ऐसी मशीन्स थीं जो प्रोडक्ट बाहर भेजने के लिए सबसे जरूरी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बेहद कम हो चुकी थी। काम खत्म होने के बाद मैं डॉर्मेटरी वापस नहीं गया। मैं चुपके से फोरमैन के ऑफिस में घुस गया। मुझे याद था पिछली जिंदगी में फोरमैन को वर्क डायरी लिखने की आदत थी। उसकी पुरानी डेस्क के ड्रॉर में मुझे ताले लगी एक नोटबुक मिली। मैंने एक पतला तार निकाला और बड़ी आसानी से लॉक खोल दिया। जैसे ही डायरी खोली, अंदर लिखा हुआ पढ़कर मैं सन्न रह गया। वो लड़का बॉस सच में बहुत दरिया दिल है। सोने की एक ईंट सिर्फ इसलिए ताकि वांग बफान हमेशा के लिए गायब हो जाए। मशीन्स पहले ही पुरानी हो चुकी हैं, केमिकल्स भी लिमिट से ऊपर हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सैलरी मिलने से एक दिन पहले तारीख तय करेंगे। तब तक मैं अपने गांव वापस जा चुका हूंगा। कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। मैंने माइक्रो कैमरा से पूरी डायरी की फोटोज ले ली। फिर मैं फैक्ट्री के एक पुराने वर्कर जाऊ के पास गया। वो हमेशा अपने साथ काम करने वाले मजदूरों के हक के लिए लड़ता था। वो एक ईमानदार इंसान था। मैंने उसे सारी फोटोज दिखाई और अपना पूरा प्लान बता दिया। वो गुस्से से बोला, ये दोनों हरामी, तू चिंता मत कर, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी लगा दूंगा, लेकिन इन्हें जेल जरूर भेजूंगा। अंकल हान की मदद से मेरा प्लान और भी मजबूत और बारीकी से तैयार हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आसमान पूरी तरह बादलों से घिरा था, जैसे किसी भी वक्त बारिश होने वाली हो। मैं हमेशा की तरह वर्कशॉप में काम करने पहुंच गया। फोरमैन मुस्कुराकर बोला, शाओवान, आज अच्छे से काम करना। रात को मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया, थैंक यू फोरमैन। लेकिन मेरी आंखों में ठंडा गुस्सा छिपा हुआ था। काम खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। फोरमैन ने कोई बहाना बनाया और बाहर चला गया। मुझे पता था वो आखिरी डिवाइस एक्टिवेट करने जा रहा है। बाकी वर्कर्स अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए थे। उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं चुपचाप उस इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ गया, जिसे मैंने पहले ही पहचान लिया था। उसी वक्त मेरी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। लिन हुआन। ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इसे घर पर इंतजार करने को कहा था। उस पल मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। ये काफी देर पहले अंदर आ चुकी है, लेकिन अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली? चिट्ठी में साफ लिखा था कि आज खतरा होगा। मैं इसे अकेले इस सब का सामना नहीं करने दूंगा। वंग बफन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लिन हुआन, जल्दी भागो, यहाँ खतरा है। लगभग उसी पल वर्कशॉप के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। एक बहुत बड़ी लोहे की बीम सीधे लिन हुआन की तरफ गिरने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसकी तरफ छलांग लगा दी। लिन हुआन, मैंने अपने शरीर से उसे ढक लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी बाहों में दबा लिया। जलती हुई बीम सीधी मेरी पीठ पर आ गिरी। ऐसा दर्द हुआ जो सहना नामुमकिन था। मैं लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं। मुझे डर था, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो शायद हमेशा के लिए खो दूंगा। वंग बफन, वंग बफन। मैंने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई। मैं किसी तरह खड़ा हुआ और उसे अपने नीचे से बाहर निकाल दिया। जल्दी भागो, यहां से निकल जाओ। लिन हुआन मुझे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू पहले से भी ज्यादा बह रहे थे। वो पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे खींचने लगी। तभी दूसरा एक्सप्लोजन भी हो गया। ऊपर से और भी मलबा और आग की चिंगारियां गिरने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा, लिन हुआन, मेरी बात मानो, तुम अकेली निकल जाओ, अच्छी जिंदगी जीना। लेकिन उसने मेरा हाथ और भी जोर से पकड़ लिया, छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपना मुंह खोला। उसके गले से एक भारी और टूटी हुई आवाज निकली। वो पूरी ताकत लगा रही थी। वो जान लगाकर कोशिश कर रही थी। वो बोलना चाहती थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। आखिरकार बहुत मुश्किल से उसके गले से एक धुंधली सी आवाज निकली। उसकी आवाज बहुत भद्दी थी, जैसे किसी ने उसे कुचल दिया हो। लेकिन मेरे लिए वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज थी। वो बोल सकती थी। उसी पल पता नहीं उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। उसने पूरी ताकत से मुझे आगे धक्का दे दिया। मैं कई मीटर दूर जाकर लुढ़क गया और जहां वो खड़ी थी वहीं एक बहुत बड़ा कंक्रीट स्लैब जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, खासकर मेरी पीठ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जल चुकी हो। अंकल हान मेरे बेड के पास बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे होश में आते देखा, उन्होंने गहरी सांस ली। शुक्र है बेटा, तुम्हें होश आ गया। मैंने तुरंत पूछा, और लिन हुआन, वो कहाँ है, कैसी है? उन्होंने मुझे रोका। हिलना मत, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित है, बस थोड़ी घबरा गई थी और उसे हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वो बगल वाले रूम में है। मैंने फिर पूछा, और सुपरवाइजर ली? अंकल हान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे और उस बॉस को, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी छोड़ी हुई चिट्ठी लीडर्स को दे दी। साथ ही जो फोटोज तुमने ली थी वो भी सबूत के तौर पर दे दी। अब वो दोनों अपनी बाकी पूरी जिंदगी जेल में बिताएंगे। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार बुरे लोगों को उनकी सजा मिल गई। अंकल हान मुस्कुराकर बोले, तुम सच में बहुत लकी हो। पीठ पर इतनी गंभीर चोट लगी थी, डॉक्टर ने कहा।
अगर चोट सिर्फ 1 सेंटीमीटर और अंदर होती तो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बितानी पड़ती। मैं सब समझ गया। मुझे लिन हुआन ने बचाया था, सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक पल में। उसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे वहां से धक्का दिया था। अंकल हान, थैंक यू। अरे मुझे थैंक्स क्यों दे रहे हो? थैंक्स तो अपनी अच्छी पत्नी को दो। जब तुम बेहोश थे वो हर वक्त तुम्हारी देखभाल करती रही और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर जोर से चोट मार दी हो। मैंने तुरंत कहा, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर मैं एक एक कदम घसीटते हुए बगल वाले रूम तक पहुंचा। दरवाजा बंद नहीं था। मैंने उसे देखा। वो हॉस्पिटल बेड के पास बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। वो बिना आवाज किए रो रही थी, जैसे पूरी दुनिया का दर्द उसी के अंदर समा गया हो। अचानक उसने सिर उठाया और मुझे देख लिया। वो वहीं की वहीं जम गई। उसकी लंबी पलकों पर अब भी आंसू लटके हुए थे। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ऐसा लगा जैसे पूरी हवा ही थम गई हो। सिर्फ हम दोनों की धड़कनों की आवाज बाकी रह गई। काफी देर बाद वो धीरे धीरे बेड से नीचे उतरी और एक एक कदम चलते हुए मेरे पास आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो मुझे छूना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कहीं मुझे दर्द ना हो जाए। उसका हाथ हवा में ही रुक गया और हल्के हल्के कांपने लगा। मैं ठीक हूँ लिन हुआन। पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें गलत समझा था। इस जिंदगी में हम दोनों अच्छे से साथ जिएंगे, ठीक है? मेरी आंखों के आंसू अब और नहीं रुक सकते। वो बह निकले। मैंने इस एक वाक्य का 2 जिंदगियों तक इंतजार किया था। एक जिंदगी, दूसरी जिंदगी और हमेशा के लिए। हाँ,